उल्टा आना है, एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि ये साइन एक्स कुछ तो बनता है ऐसा। अब ओरिजिन से ही इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, तो ओरिजिन से जैसे यहां वाले पॉइंट पे इधर एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, इधर भी टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो ये पॉइंट और भी, जैसे यहां पे अगर जाऊंगा तो एक और टेंजेंट ड्रॉ होगी ना, तो इधर वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। इनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट का लोकस इधर भी आएगा सिमिलर तरीके से, यहाँ पे भी टेंजेंट बनेगी, इधर भी बनेगी एंड सो ऑन, तो बहुत सारी टेंजेंट्स बनती जाएगी। उनका लोकस हमें सारी अलग अलग बना के देखने की तो जरूरत है नहीं, कोई भी एक पॉइंट को एच कॉमा के ले लिया, ठीक है। बट एच और के में एक तो रिलेशन आपको पता ही है, के का वैल्यू कितना है, sin h, because h comma k lies on the curve y is equal to sin x. Now equation of tangent, तो टेंजेंट को मैं t इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालूं पहले, y डैश, y डैश इज साइन का डेरिवेटिव कितना, cos x, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, cos h, उस पॉइंट पे स्लोप, ओके। नाउ इक्वेशन क्या आएगी, पॉइंट तो 0 0 ही है ना, वही यूज कर लेते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू m, m itself is cos h into x minus 0, तो बेसिकली y इज इक्वल टू cos h into x आया। तो एक इक्वेशन इधर है, एक इक्वेशन इधर। अच्छा, इसमें x और y की जगह पे मैं h और k भी लिख सकता हूं, बिकॉज सेम लाइन पासेस थ्रू दी h कॉमा k, टेंजेंट है ना ये, तो k इज इक्वल टू cos h into h। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन अभी भी नहीं देता। अभी अगर मुझे साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो इधर कॉस दिख रहा है, उधर साइन दिख रहा है, तो एक जगह से साइन निकालूंगा, दूसरी जगह से कॉस, और दोनों का स्क्वायर कितना है, तो साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच इज 1 है। तो यहां से साइन एच का वैल्यू इसके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एच, के बाय एच, तो यहां पे पुट कर दो। समझ में आया कुछ, तो साइन एच का वैल्यू के, तो सो इट विल बी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। 2 मिनट, तो बस अभी हो गया आंसर। अब वाई स्क्वायर टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो और अच्छे से लिखूंगा तो ठीक है, हो गया वो तो राइट लेफ्ट ले जा सकते हैं। फाइंड द पॉइंट्स एट find the points at each of which the tangents to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 7x plus 6, find the points at which, at each of which, ऐसे लिखा है यार, find the points at each of which the tangents to the curve, बोर्ड पर लिखा है सबसे ऊपर, कट ऑफ on the positive semi axis OX, positive semi axis OX, a line segment, मतलब कॉमा OX के बाद कॉमा, a line segment half that on the negative semi axis, a line segment half that on the negative semi axis OY। हाँ OHD ओरिजिन है, OX मतलब
एक्स एक्सिस हुआ है मतलब वाई एक्सिस ना। सॉल्व करो, मैं 2 मिनट में आया। सर 2 आंसर आएंगे या एक, वो देखना पड़ेगा। एक ही आ रहा है, दूसरा क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब लाइन का सी नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा। हाँ, लाइन नेगेटिव को ही कट करना चाहिए ना। पैरेलल लाइंस तो स्लोप से कंपेयर करोगे तो पैरेलल लाइंस तो एक से ज्यादा जगह पे बन ही सकती है। बिल्कुल। देखो ऐसा क्वेश्चन बोल के रखा है कि कोई भी एक क्यूबिक है, मैंने रैंडमली बनाया, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पे लेट्स द ए कॉमा बी, इस ए कॉमा बी पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट का हाफ है, ठीक है। तो इसका लोकस ने क्या निकालना था? द पॉइंट्स ना। तो अगर ये पॉइंट मैंने अल्फा लिया तो इसका हाफ इधर है एक्स एक्सिस पे, तो अच्छा होगा कि मैं इधर 2 अल्फा ले लूं। तो 0 -2 अल्फा, 0 -2 अल्फा, और ये अल्फा 0, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मुझे लाइन के पता है। समझ में आया? ये हाफ ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला स्मॉलर हुआ, नेगेटिव वाई एक्सिस वाला ग्रेटर वाला ना 2 अल्फा। ये बात समझ में आई? ओके। अब इसका, इस लाइन का स्लोप पता है क्या आपको? इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं। 0 -2 अल्फा मतलब y2 - y1 बाय x2 - x1, दैट इज अल्फा -0। कितना आया ये? 2। तो dy बाय dx ऑफ दिस इक्वेशन शुड इक्वल टू कितना? 2। तो आपको सिर्फ ये चेक करना था कि टेंजेंट का स्लोप 2 किधर है। इतना सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, बस लैंग्वेज की बातें थी। तो इसका डेरिवेटिव निकालूं तो y डैश विल बी 3x² - 6x - 7। सो एट व्हाट वैल्यू, मतलब वो a, b, तो a, b पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 3a² - 6a - 7 ही आएगा। सो दिस वैल्यू शुड इक्वल टू 2। समझ में आता है क्या? लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ सकता है, बिकॉज आप सिर्फ स्लोप कंपेयर कर रहे हो, तो स्लोप मतलब पैरेलल लाइंस का स्लोप तो सेम ही होता है। तो इधर टेंजेंट बने या इधर में अगर कोई टेंजेंट बन गई गलती से, मतलब यहाँ पे टच कर रही होगी मान लो ऐसे वाली, उसका भी तो स्लोप 2 आ सकता है। तो आपको एक से ज्यादा वैल्यूज मिल सकती है कि जहां पे स्लोप सेम आएगा, बट नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस को कट करना चाहिए, दूसरा वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वो इंटरसेप्ट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पे 2 टेंजेंट आ जाए, बिकॉज सेम स्लोप की लाइन इधर से भी हो सकती है। ये डायग्राम तो हमने रैंडम बनाया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। करते हैं। 3a² -6a - 9 इक्वल टू 0। ओ 3 कैंसिल आउट, तो a² - 2a - 3 इक्वल टू 0। सो इट्स a + 1 इंटू a - 3 इक्वल टू 0। तो अब a का वैल्यू आइदर -1 और a का वैल्यू 3। तब y का नेगेटिव वैल्यू, लेकिन अभी पता नहीं ना, हो सकता है कि ये कर्व यहां पे टर्न ले रहा हो तो इधर से ही टेंजेंट ड्रॉ हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अभी ठीक है, a का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 3 है। हम लोग अभी चेक करते कि कहानी है क्या। तो इसके लिए पहले y निकालना पड़ेगा। तो y मतलब b ना, हाँ b बोलू या y बोलू, x = a लिया है मैंने और y = b। तो a का वैल्यू -1 कहां पुट कर दूं मैं? गिवन इक्वेशन में। तो क्या आएगा बताओ? -1 - 3 is -4 + 7 + 3 + 6 9। तो ये -1, 9 आया, राइट? ये समझ में आया ना 9 कैसे आया? वहां पे मैंने जाके x का वैल्यू -1 पुट किया, तो -3 -4 -4 + 7 इस प्लस का 3 3 + 6 is 9। दूसरा 3 पुट करूंगा तो क्या आ रहा है? 27 - 27 का, तो 21 + 6 तो -15। तो अब लेकिन यहां पे क्या चेक करना पड़ेगा कि टेंजेंट का
y इंटरसेप्ट नेगेटिव, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आए, तो आपको वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, टेंजेंट के इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इफ पॉइंट अगर y -1,9 है तब क्या आएगा, y -9। वैसे इतना करने का जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी उधर कुछ कुछ लिख चुके थे। ए का वैल्यू या अल्फा नहीं करना ही पड़ेगा क्या, हाँ उधर तो अल्फा, वो तो पॉइंट अलग था। हाँ, तो y -9 इक्वल टू 2 टाइम्स स्लोप 2 था ना, x + 1, तो y -9 इज इक्वल टू 2x + 2। तो इसका बताओ y इंटरसेप्ट कितना है, 11। तो ये रिजेक्ट ना, बिकॉज y इंटरसेप्ट शुड बी नेगेटिव, बट यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। दूसरे के लिए भी वेरीफाई करना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन भी आंसर होता है। हाँ, तुक्का नहीं मार सकते, ये नहीं आया तो चलो दूसरा तो हो गए। तो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, दूसरा पॉइंट क्या था, 3,15, तो y + 15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x - 3। इसका y इंटरसेप्ट बता सकते हो, x को 0 पुट करो, -15 -6, यस नेगेटिव आ रहा है। x इंटरसेप्ट निकाले तो y को 0 पुट कर दो, 15/2 + 3, 21/2, और ये कितना था, 21 आ रहा है ना, हाँ इसका हाफ भी आ रहा है, वो सही आ रहा है। तो ये वेरीफाई किया है हमने, ठीक है। हाँ, तो ओनली आंसर इज करेक्ट। अपना सेकंड लेक्चर है ना ओडी का ये, ओके थर्ड है, ओके ओके, चलो तो अगला हेडिंग डालो। सर वो बच्चों का बताओ ना क्वेश्चन। ऐसे ये मेंस के सिलेबस में है नहीं है, बताया था ना मैंने, बट CD एडवांस सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने होमवर्क भी दिया होगा, फिर 2-3 लेक्चर हो गए तो इसका टेंजेंट नॉर्मल का होमवर्क नहीं दिया बोर्ड बुक से या मॉड्यूल, बोर्ड बुक से दिया था ना। हाँ, तो किसने किसने साल किया बोर्ड बुक से होमवर्क, हाँ हाँ एक टाइप का एक चलेगा बोर्ड बुक का। एमओडी तो पहले था, एओडी था इस बार, एओडी था ना। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल दिया होगा भाई, मुझे पता है ना, मेरा स्ट्रेटजी में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल के अगर 2 लेक्चर हो गए तो मैंने दिया होगा एओडी, एओडी का टेंजेंट नॉर्मल बोर्ड बुक से। सेम ही टाइप की चीजें रहेगी, ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। बोर्ड बुक, बोर्ड भी देना है, पिछली बार भी तुमको डांटा था फिर भी भूल गए। तुमको डांटने का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब मारना पड़ेगा तुमको, हाँ क्या, हाँ वो इम्पोर्टेंट समझो ना भाई उसका। बाकी लोगों का क्या कहानी है, इधर से किसने किसने किया, गर्ल्स बोर्ड बुक क्यों नहीं किया, और बाकी लोगों ने क्या रे चारवी क्यों नहीं किया, एमओडी खत्म हुआ, अच्छा मेमोरी किसका किसका बोर्ड बुक फिनिश भी हो गया, बोर्ड बुक पहले बोर्ड बुक का ही बताओ। अरे एक टाइप का एक क्वेश्चन भी फिनिश हो गया ना तो ठीक है, ऑल टाइप्स और तुमको लिखना आ गया ना, स्टेप्स उतना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग मिसिंग है उसमें, उनको आना चाहिए। अच्छा एमओडी का मॉड्यूल किसने किसने ट्राई किया, मेन से एक्सरसाइज तक का, ओके हाथ नीचे कर लो। मॉड्यूल एमओडी का एडवांस, चलो सिंगेज
अबे कुछ किया कि नहीं तुमने? कितना? आधा मेंस? हमें वो तो आधे तो ओरल क्वेश्चन थे ऐसे देख के टिक मारने वाले, वही सब किए ना। अभी तक लिमिट ही बाकी है। ओ भाई, अच्छा कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी किसका किसका मॉड्यूल फिनिश हुआ? एटलीस्ट मेंस एक्सरसाइज। क्या रे संयम, हुआ? तुम्हारा नहीं हुआ? एडवांस किसका किसका हुआ? सीएनडी का आधा आधा हुआ। एक चीज फिनिश करो, अगर आप एडवांस का मॉड्यूल पहले उठा रहे हो तो आप उसको फिनिश करो, फिर सिंगेज पे जाओ। अगर आपने एडवांस सेक्शन इधर से नहीं टच किया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगेज उठा रहे हो लेकिन फिर सिंगेज फिनिश करो। तो फिनिश करने का है, एक मटेरियल फिनिश होना चाहिए आपका, ठीक है ना? दो नाव में पांव रखने से फायदा नहीं होता, एक चीज फिनिश होनी चाहिए। ओके, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो हाँ, फालतू की चीजों में बहुत लगाता है ये। हाँ ना, तो भोली सी शक्ल लेके ऐसे कुछ भी सोचते रहता है ये। ठीक है। लेकिन अब पेपर थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, ठीक है? इस बार का पता चलेगा, शायद थोड़ा हार्ड हो जाए, उसके बाद वाले तो हार्ड ही रहेंगे। तो आपने अगर एक मटेरियल फिनिश नहीं किया है तो पेपर में मार्क्स आना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, एक मटेरियल आपने सॉल्व कर लिया, पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नो डाउट। मतलब एकदम वैसे पेपर भी नहीं आएंगे कि आप कुछ भी पढ़ लो मार्क्स ही नहीं आएंगे, वैसा नहीं आने वाले पेपर। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा, या बहुत कम कम छोटी मोटी चीजें पढ़ी है तो मार्क्स नहीं आएंगे। एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे अब ऐसे जो ठीक है यार, थोड़ा बहुत अपने को आता था, फॉर्मूला याद था, कर लिया, हो गया। थोड़ा सा दिमाग चलता है मैथ्स में तो 4-5 कर लोगे, उसके ऊपर जाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपका मटेरियल फिनिश नहीं हुआ है तो हो सकता है एक टॉपिक के यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आए, दूसरे टॉपिक के नहीं आएंगे। अब पेपर्स अब थोड़े से अलग रहेंगे, तो पता चलेगा। इस बार का शायद एडवांस का अच्छा रहेगा, मेंस का फिर भी ठीक रहेगा, अगली बार से मेंस भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन इस बार भी संडे पता चलेगा, थोड़ा अलग रहेगा। हाँ, मेंस बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा, एडवांस लेकिन अच्छा रहेगा इस बार। अगली बार से मेंस और एडवांस दोनों ही अच्छे रहेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। और होमवर्क चेक होता है? नहीं होता, उनके भी क्लास लेनी पड़ेगी। हम मुनाली सुबह से आती नहीं ना आजकल। हाँ, आलस आता है। अच्छा, बोलती हो? चेंज करवाते हैं, प्रथमेश को लगाएंगे। वो आदमी सही है ना, ईमानदारी से काम करता है ना। हाँ नहीं, फिर तो प्रथमेश पक्का। चेतन नहीं, चेतन नहीं, फिर तो प्रथमेश पक्का। अब तो प्रथमेश डन डन डन। ओके, तुम्हारी बात मान ली मैंने, डन। देखो मैं सिर्फ तुम्हारी सुनता हूँ, देखो हमने बोला प्रथमेश, मैंने मान लिया, ठीक है करवाते हैं अभी। चलो, ये वाला हो गया, नोट करके। हाँ, आगे हेडिंग डालो। ये एंगल बिटवीन पढ़ा क्या? हाँ, एंगल बिटवीन द कर्व्स। क्या था रे? रहने दे, कुछ तो बनाया उल्टा सीधा। एंगल बिटवीन द कर्व्स। श्रेया, एंगल बिटवीन द सर्कल्स पढ़ा था? क्या था फॉर्मूला? तुम्हारा नाम श्रेया है? रिवाइज कर लिया अगर तुमको आता है? तुमको आता है? किसको आता है? एंगल बिटवीन द सर्कल्स। हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड, इक्वल टू कॉस थीटा, सही बात है। हाँ, कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला था, एक छोटा सा फॉर्मूला था, याद रखना चाहिए था।
अच्छा उसमें, हाँ तो अब वहां पे लेकिन डेरिवेशन भी किया था हमने, और एक चीज लिखी थी, एंगल बिटवीन द एनी कर्व्स या एनी टू कर्व्स दैट इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। तो यहां पे भी एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होगा, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, बट कौन सी टेंजेंट्स, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा उन पे जो भी टेंजेंट बनेगी वहां पे, याद आओ। तो एंगल बिट लिखो, एंगल बिटवीन दी कर्व्स, हाँ ठीक है, करो करो, एंगल बिटवीन दी कर्व्स, उसमें लिखो नीचे, एंगल बिटवीन दी कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, is the angle between their tangents at their common point। common point का मतलब point of intersection। ठीक है, if two intersecting curves, नीचे के लाइन में लिखो, if two intersecting curves are y is equal to f of x and y is equal to g of x and they are intersecting at x1 comma y1 and they are intersecting at हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्या रिपीट करने का, अरे यार वो तो बहुत दूर हो गया, हाँ नीचे की लाइन में, if two intersecting curves are y is equal to f of x and y is equal to g of x and their intersection point is x1 comma y1 and their intersection point is x1 comma y1, then angle between them, x1 comma y1 is the point, ये ब्रैकेट में डालना रहता है पॉइंट को, intersecting at x1 comma y1, then इतने लिखवा है ना, then equal in them theta will be, then angle then theta will follow, theta 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 क्या आएगा, tan theta is equal to mod of, हाँ f dash of x1 minus g dash of x1 divided by 1 plus f dash of x1 into g dash of x1। वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, x1 पुट करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिवाइड बाय dx दोनों का निकाल के पुट कर दिया, उससे हम नहीं करने का है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे दिख भी रहा होगा यार, ये ऐसे टेंजेंट्स बनाऊंगा मैं, तो ये टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट, तो कर्व्स के बीच का एंगल और टेंजेंट के बीच का एंगल तो सेम ही आने वाला है, राइट। वेयर एफ डैश ऑफ x1 क्या है पता है ना, लिखवाने की जरूरत है नीचे, क्या, हाँ कौन सा फॉर्मूला है ये, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, करेक्ट, हाँ वही वाला फॉर्मूला है, m1 इज f डैश ऑफ x1 और m2 इज g डैश ऑफ x1, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, याद है ना, हाँ वेरी गुड, नीचे लिखो ऑर्थोगोनल कर्व्स, हाँ पता है ना तुम लोग को क्या होता है ऑर्थोगोनल, हाँ हाँ हो सकता है, तो हम डिटेल में ही बोलेंगे, मान लो दो पॉइंट है P और Q, दे आर इंटरसेक्टिंग एट P और Q, देन एंगल बिटवीन देम एट P इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द Q जो भी आएगा वहां पे अलग, तो वो पूरा पॉइंट के लिए बातें कर रहे हैं, तो हम लोग वो एंगल उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल कर्व्स, इफ एंगल बिटवीन द कर्व्स इज 90 डिग्री
if angle between the curves are 90 degree, if angle between the curves is 90 degree, then they are called orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ा था ना हमने. If angle between the curves is 90 degree, then they are called orthogonal. Second पॉइंट लिखो, आइसोगोनल. आइसोगोनल, आइसोमेरिज्म पढ़ा, वही वाला आइसो. और फिर गोनल, ऑर्थोगोनल का गोनल लिखा ना, वो गोनल चिपका देने का मतलब. हाँ भाई, आइसोगोनल का भी आइसोगोनल लिख लिया स्पेलिंग. वेरी गुड. लिखो, if two curves intersect, if two curves intersect at more than one points, if two curves intersect at more than one points, if two curves intersect at more than one point and their angle of intersection is same everywhere, if two curves intersect at more than one point and angle of intersection is same everywhere, then they are called isogonal to each other. सेम मतलब इक्वल. जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स एंड कॉस एक्स आइसोगोनल है या नहीं है? क्या है बेटा? सबका सेम आया. चलो सही है, फिर मैं भी ट्राई कर लेता हूं. सो द क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन द साइन एक्स एंड कॉस एक्स. तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा ना. अच्छा, अब ये कंफर्म है कि ये सब आइसोगोनल है, तो हर जगह पे थीटा तो सेम ही आने वाला है. तो आप कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, वहां पे दोनों का स्लोप्स निकाल लो. तो दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट पता है क्या? 45 डिग्री पाई बाय 4. तो एक कॉस एक्स है और दूसरा साइन एक्स है. तो एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स. तो एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी कॉस एक्स. देन m1 कितना आएगा? cos पाई बाय 4, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट इज एट x इक्वल टू पाई बाय 4 ना. तो cos पाई बाय 4 का वैल्यू पता है क्या? 1/√2 m1 मिल गया. नाउ g ऑफ x को क्या ले लू मैं? साइन x. तो g डैश ऑफ x विल बी, ओ f को साइन लिया ना मैंने, तो g ऑफ x इज cos x. देन g डैश ऑफ x विल बी माइनस साइन एक्स. तो m2 कितना? -1/√2 cos 45 ना. तो फिर सॉरी साइन 45 क्या आएगा फॉर्मूला? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2. दिस वैल्यू इज कॉल्ड tan थीटा. बस पुट करने का है. तो एक है 1/√2, दूसरा है -1/√2. सिंप्लीफाई कर दे. ये √2/√2 माइनस 1 बाय, नहीं √2 बाय हाफ लिखा है क्या? 2√2. ओ हाँ, प्लस माइनस करते आता है ना. तो इट्स 2√2. सो द थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2√2. आया था? हाँ, जिसका नहीं आया जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. हाँ चलो अपन पढ़ लेते हैं. लेट इंटरसेक्शन पॉइंट इज x1, y1. हाँ, तो उसके लिए डेरिवेटिव हम लोग x1 और y1 के टर्म्स में ही निकालेंगे. तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो क्या? एक कर्व है मेरे पास y² इज इक्वल टू 4x. देन इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे. क्या आएगा ये? 2y y डैश इज इक्वल टू 4a. तो बेसिकली y डैश इज इक्वल टू 2a बाय y. करेक्ट. तो m1 का वैल्यू क्या आया बताओ? 2a बाय y1. चलो ये m1 मिल गया मुझे.
ठीक है, x1 y1 में एक रिलेशन है, लेकिन कौन सा, इसके ऊपर में x1 और y1 लाई करते हैं, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। ये एक कहानी भी है मेरे पास, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। नाउ फॉर दूसरा वाला कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू है, इसके ऊपर में भी एक पॉइंट तो यही है, y1 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस x1 बाई टू है। हाँ, बट इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई टू है, इंटू कितना, करेक्ट, माइनस 1 बाय 2 है। हाँ, चेन रूल सीख गए हो ना अभी तक। तो m2 का वैल्यू क्या आया, ई रेस टू माइनस x1 बाय 2 है, यहां पे भी एक माइनस बाय 2 है। तो अब हमें m1 और m2 के साथ में कैलकुलेशन करना, बिकॉज एंगल वाले फॉर्मूले में m1 और m2 दोनों आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चीजों को सिमिलर टर्म्स में लेके जाएंगे। ये बेसिक चीज है मैथ्स की कि आपको सिमिलर चीजें क्रिएट करनी रहती है। इधर में y1 का टर्म है, इधर में किसका टर्म है, x1 आ रहा है ना अभी, तो वो दोनों अलग अलग है ना, मुझे आइदर x1 वाले टर्म को रिप्लेस करना है, आइदर y1 वाले को। बस कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे चीजों को सिमिलर फॉर्म में लेके जाना है, राइट। तो y1 तो बेचारा ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में ये ई रेस टू माइनस x1 बाई 2 है, इसको मैं इधर का यूज करके y1 लिख सकता हूं क्या, अरे ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना। देन यहाँ पे m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ, ये वाला चीज उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो y1 बाय 2 है। तो ये दूसरा स्लोप आ गया मेरे पास, और ये था पहला स्लोप। तो अभी इन दोनों में खास चीज कुछ दिखाई दे रही है, अभी इतना आसान हो गया कि m1 m2 का वैल्यू कितना आया, हाँ, एक था 2a बाय y1, दूसरा आया माइनस y1 बाय 2 है, दैट इज -1। तो एंगल कितना है, 19 है। समझ में आया, हाँ, नोट कर सकते हो। चलो, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेसिकली ये दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्या, इंटरसेक्शन नहीं निकाला, सपोज कर लिया, हाँ, ये भी सही है। सो लेट इंटरसेक्शन इज x1, y1, करेक्ट। देन इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, सो वाई डैश विल बी माइनस वाई बाई एक्स। अवनीश बातचीत मत कर। तो m1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई x1 आया क्या, सबका आया ऐसा। अभी मैं किसको डिफरेंशिएट करूं, सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग सेकंड वाला तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। तो y डैश का वैल्यू इट विल बी 2x बाय 2, ओ 2 कट गया, तो m2 का वैल्यू कितना आया, करेक्ट, x1 बाय y1। फिर से डायरेक्टली दिख रहा है क्या, m1 m2 -1। तो एंगल बिटवीन दिस टू कर्व्स इज 90 डिग्री। y is equal to e raised to x and y is equal to kx square. Touch each other. Then क्या करोगे, क्या निकालना है, k। If y is equal to e raised to x and y is equal to kx square touch each other, then find the all possible values of k. तो क्या बोला इन्होंने, e रेस टू एक्स है, मतलब यहाँ पे वो मान लो कि x ग्रेटर देन 0 गिवन था, तो e रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर k नेगेटिव हो गया तब तो ग्राफ एक्स स्क्वायर का नीचे बनेगा ना, तो ये ऊपर ही बनेगा, बट x अगर पॉजिटिव है तो इधर के लिए ग्राफ ऐसे कहीं पे कट कर सकता है, टच भी कर सकता है। मतलब दिख रहा है यहाँ पे ये x, ये e रेस टू एक्स ऐसा गया, तो मेरे पास दूसरा वाला ग्राफ ये इधर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे आके टच करके इधर जा सकता है ना,
या फिर थोड़ा सा और ज्यादा हुआ तो पहले कट कर जाए, ये भी चलेगा। और इन्फिनिटी पे मुझे ये कंफर्म है कि मेरे पास e रेस टू एक्स बहुत बड़ा फंक्शन होता है। लिमिट में हमने पढ़ा है इन्फिनिटी पे e रेस टू एक्स बहुत बड़ा है, पॉलिनोमियल तो स्मॉलर रहेगा, तो एंड में जाके तो ये e रेस टू एक्स ही ऊपर है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, दूसरा ऐसा है कि e रेस टू एक्स ऐसा था, फिर ये एक्स स्क्वायर इधर से आया और यहां से कट करके निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इधर की कंडीशंस निकालनी है। ग्राफिकली सिचुएशन समझ में आ रही है ना? हाँ, खैर इतना यहाँ पे सोचने का जरूरत नहीं है, बट आपको इस टाइप की चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। अपने को निकाल पाओगे क्या इंटरसेक्शन? नहीं। तो x1 कॉमा y1, ठीक है, और y1 का वैल्यू आ जाएगा e रेस टू x1 और सेम वैल्यू आ जाएगा k x1 स्क्वायर। ये एक रिलेशन तो आपको जस्ट इससे पता चल गया कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट है अगर x1 y1 तो उनमें ये रिलेशन आएगा। अब सेम पॉइंट पे डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, राइट? अगर डिफरेंशिएशन सेम आ गया तो टच करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ, तो पहला डिफरेंशिएशन करूंगा मैं ऑफ y इज इक्वल टू e रेस टू x, तो उससे मुझे मिलेगा m1 दैट इज e रेस टू x1, करेक्ट? x की जगह पे x1 डालेंगे। फिर दूसरा किसका डिफरेंशिएशन करना है? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहां से y डैश आ जाएगा टू के एक्स, तो m2 कितना आया? 2kx1, सो m1 शुड इक्वल टू m2। यहां पे वो कंफर्म है कि दोनों टच कर रहे हैं, सो m1 इक्वल टू m2। बस यही सॉल्व करना है। e रेस टू x1 इज इक्वल टू 2kx1। यहां से कुछ आ रहा है क्या? हाँ, ये e रेस टू x1 का वैल्यू कितना है? करेक्ट, तो पुट e रेस टू x1 फ्रॉम इक्वेशन 1 k x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k x1। ओके, के कैंसिल आउट, एक x1 भी कैंसिल आउट, तो x1 का वैल्यू कितना? 2। ओ, x1 2 आ गया, तो कहीं पे भी पुट कर दो, y का वैल्यू मिल गया क्या? सॉरी, y का नहीं, k का वैल्यू मिल गया क्या? हाँ, देन k इज इक्वल टू e रेस टू x1 बाय एक्स स्क्वायर, वही इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा k का वैल्यू e स्क्वायर बाय, नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? लेट्स द कॉमन पॉइंट इज x1 कॉमा y1, ऐसे करने का है ना? 3 x1 कॉमा y1 सपोज किया ना, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब इज इक्वल टू 4 रूट x1। एक इक्वेशन ये आएगी, दूसरा वाला दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वल करना है। तो मान लो एक f ऑफ x था, तो बेसिकली हमें f डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू g डैश ऑफ x1 ही करना है ना। इसको मैं ले लेता हूं f ऑफ x और इसको ले लेता हूं मैं g ऑफ x। तो f डैश ऑफ x क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस 2x बाय a क्यूब, और उस x की जगह पे x1 ऐसे आएगा, और g के लिए इसका डेरिवेटिव 4 बाय 2 रूट x और फिर x1। तो दूसरी इक्वेशन इधर से आ गई मेरे पास, 2 2 जा 4, 2 अरे सब कैंसिल आउट, तो x1 बाय a क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय रूट x1। तो एक इक्वेशन इधर था और एक इक्वेशन इधर है, निकाल सकते हैं का वैल्यू? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर से x1 का वैल्यू मिला क्या तुमको? x1 मतलब दोनों साइड में अगर स्क्वायर करूंगा तो यहां से x1 रूट x1 इज इक्वल टू a क्यूब है, तो x1 का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू a रेस टू 6।
हाँ मतलब यहाँ से x की पावर 3 इज इक्वल टू a�6, तो x का वैल्यू a²। हाँ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो 1 प्लस हाँ a⁴ बाय a³ प्लस 4a। हाँ तो 1 प्लस a इज इक्वल टू 3 है, तो सॉरी 4 है, तो a का वैल्यू 1/3, करेक्ट। आपके पास कोई भी दो कर्व्स है, लेट्स मैंने ऐसे दो कर्व्स ले लिए, तो अब पैरेलल टेंजेंट्स तो बहुत सारी हो सकती है, पैरेलल टेंजेंट्स होना इनफ नहीं है। जैसे मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो भाई हो सकता है ना दोनों का स्लोप सेम आए, बट ऑब्वियसली इनके बीच का डिस्टेंस इज नॉट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कर्व्स। तो एक्चुअली मिनिमम डिस्टेंस आपको सिर्फ पैरेलल टेंजेंट्स डिसाइड करके नहीं दे सकती, उसके लिए एक और चीज होना चाहिए। जैसे यहां पे तुमको दिख रहा है ये 90 डिग्री वाला डिस्टेंस जहां पे भी आएगा वो मिनिमम मिलेगा ना, इधर में या यहाँ पे कहीं पे कुछ तो बनेगा। तो आपने सर्कल में या स्ट्रेट लाइन में भी सीखा है द मिनिमम डिस्टेंस विल बी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के परपेंडिकुलर। तब हम लोग परपेंडिकुलर से अगर सोचेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, जो लाइन, जिस भी लाइन के लोग हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द कर्व्स। टेंजेंट के स्लोप उस परपेंडिकुलर लाइन का भी अच्छा सा नाम है, डायरेक्टली वही बताओ ना, नॉर्मल। करेक्ट, तो एक्चुअली वो हाँ दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। समझ में आती है ये बात? हाँ अगर आपने सर्कल थोड़ा बहुत अगर पढ़ा था और अगर याद होगा तो उन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उनको सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए मिलता है। तो एक्चुअली ये लाइन वहां पे बड़ी स्पेशल थी, ठीक है, हमने सेंटर के नाम से पढ़ लिया था, बट जनरल तरीके से अगर मैं उसको देखूं तो ये भी इसका नॉर्मल होगा, एनी रेडियस इज द नॉर्मल ऑफ सर्कल, और ये दूसरे का भी नॉर्मल है और ये सेम लाइन है, तो एक्चुअली ये कॉमन नॉर्मल हुआ ना। तो वहां पे भी हम लोग कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही डिस्टेंस देख रहे थे, बट वो सर्कल में स्पेशल कहानी थी, सेंटर से हम लोग देख पा रहे थे, सेंटर से रेडियस माइनस कर दिया और वो सब, तो स्पेशल चीज आ गई थी। तो यहां पे लेकिन जनरल चीज अगर बात करूंगा तो क्या आएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। समझ में आया? हाँ अब कॉमन नॉर्मल होने के लिए कंफर्म है कि यहां पे अगर मान लो इसका स्लोप m है कॉमन नॉर्मल का, तो इसका स्लोप -1/m आएगा, तो ऑब्वियसली दूसरी टेंजेंट का स्लोप भी -1/m ही आएगा, करेक्ट। बट सिर्फ m सेम होना इनफ नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे इनके स्लोप सेम है वहां पे एक का नॉर्मल लिख के दूसरे वाले के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे, वो सेम पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए, या फिर दोनों के अलग अलग नॉर्मल निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। अब लेकिन ये प्रोसेस बड़ा लेंथी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आज तक जो पीवाईक्यूज है, मेंस, एडवांस, सीडी, कहीं पर भी, सीडी में तो शायद सरकार के आगे बढ़े नहीं है, बाकी में भी दूसरे कर्व्स हैं, लेकिन एक कर्व जो जहां से आपको दो कॉमन कर्व्स हैं उनमें एक कर्व आइदर सर्कल या आइदर स्ट्रेट लाइन, तो थोड़े से कैलकुलेशन से इजी रहते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दोनों कर्व्स पैराबोला कर दिए, उसके बाद कोई भी रैंडम दे दिया ना, अगर कुछ भी रैंडम, तो फिर कर पाना मुश्किल है। पैराबोला से भी सिर्फ इसलिए कर पाओगे बिकॉज आप उसका पैरामेट्रिक फॉर्म जान पाओगे, बाद में पढ़ेंगे तो कुछ चीजें रहेगी कि ठीक है यार इसका कंपेयर करके कुछ चीजें मिल जाती है, उसमें भी डेटा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। मैंने कोई भी दो रैंडम कर दे दिए ना, तो जो मेथड्स हम जानते हैं हमारे बस में नहीं है कि उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाए। कोई अच्छे कर्व्स होना चाहिए या फिर उनमें डेटा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सर्कल रहेगा हम निकाल पाएंगे, एक लाइन रहेगी और दूसरा कुछ भी रहेगा तो निकाल पाएंगे, एक सर्कल रहेगा दूसरा कोई भी कर्व रहेगा हम निकाल पाएंगे, बट कोई दो रैंडम कर्व आ गए तब नहीं निकाल पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे, एक्चुअली एआई निकाल देगा, ठीक है। मतलब मेथड्स है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास जो चीजें आएगी उन दोनों में से आइदर एक कर्व सर्कल होगा या दोनों कर्व सर्कल, या एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, या फिर
कोई और आ गया तो दो पैराबोलास तक चीजें चलती है, पैराबोला और इलिप्स तक। कुछ कंडीशन के साथ इलिप्स ऐसा हो सकता है कि आपको ओनली इलिप्स और पैराबोला मिला या पैराबोला और हाइपरबोला मिला, बट उनमें कुछ कंडीशंस है, तो वो थोड़ा बहुत जब कॉनिक पढ़ोगे तब मिल जाएगा, और उसमें बहुत एक्स्ट्रा कुछ अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो यही नोट करके लिख लो। क्या लिखोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स में। समझ में आती है बात? हाँ, जैसे अगर मैं नोटेशंस के टर्म्स में लिखूं चाहो तो नया डायग्राम बना लेता हूं। मान लो कि ये एक कर्व था, इसका ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था कोई सा भी, तो इस पर एक पॉइंट भी है, कोई दूसरा कर्व है, तो इनका कॉमन नॉर्मल अगर इधर आ रहा है, लेट्स ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? m ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाय, लेट्स ये पॉइंट x2 y2 है और ये पॉइंट x1 y1। ओके, तो इधर से क्या आएगा नॉर्मल का स्लोप पहले वाले का? हाँ, m ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाय एफ डैश ऑफ x1, और ऐसे होता है ना माइनस dx बाय dy। दूसरे वाले का क्या आएगा स्लोप? -1 बाय जी डैश ऑफ x2। और ये दोनों लाइन को, ये दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप m, तो दैट m क्या आ सकता है बताओ? दो पॉइंट्स पता है या नोटेशंस में पता है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1। सो दिस m शुड इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? करेक्ट, -1 अपॉन f dash of x1, and also this should equal to हाँ g dash ना, हाँ g dash of x2। समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, x1 और y1 और y2 को भी रिप्लेस करना है, तो आप वहां पे y2 का वैल्यू f क्या आ जाएगा? g ऑफ x2, मतलब y2 इज g ऑफ x2, और y1 का वैल्यू हाँ f ऑफ x1। तो एक्चुअली इस पूरे रिलेशन में दो ही अननोन है, कौन कौन? x1 और x2। समझ में आ रहा है? फिर अगर आपको x1 x2 मिल गया तो y1 y2 मिल ही जाएगा, बिकॉज यहां पे आप पुट करोगे तो x2 और x1 के टर्म्स में चीजें पुट हो गई, तो दो इक्वेशंस है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड को मिला के दो इक्वेशंस बनेगी। x1 और x2 आपको मिल सकते हैं दो जगह से। हमारी इक्वेशन से अच्छी होना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा आ गया तो हम एल्जेब्रिकली एवरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो एक e⁻x था, एक पॉलिनोमियल था, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, तब भी कौन सा निकाल लोगे आप? ठीक है ना? हाँ, आप नहीं निकाल सकते फिर। तो डेटा अच्छा होना चाहिए, इसलिए ज्यादातर टाइम पे आपको कैलकुलेशन में एक लाइन और एक सर्कल ही मिलेगा, और अगर अदर देन दिस कुछ मिल रहा है तो बड़े ही स्टैंडर्ड कोई चीज रहेगी, तो भी बहुत रेयर कुछ मिल सकता है। समझ में आता है? हाँ, तो इन दोनों का इसको सॉल्व करके हम लोग x1 और x2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x1 और x2 आपको मिल गए तो y1 y2 भी मिल गए, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा ना। हाँ, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग डिस्टेंस बिटवीन दी कर्व्स निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? अच्छा हो तो इतना कैलकुलेशन लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखते हैं। जो आया +2 सही लग रहा है। हाँ, ये कर्व ऐसा है, दूसरी एक लाइन ऐसे है, तो कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। तो ये लाइन तो बेचारी बहुत ही अच्छी है, इसका स्लोप कितना है? 1। तो इस नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा? m1 m2 -1 से नॉर्मल का स्लोप -1 आएगा ना, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री। तो ये पॉइंट निकालना आसान है क्या मेरे लिए? मैं इसको अगर x1 y1 ले लूं, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट x1 y1 इस लाइन के स्लोप के इक्वल ही होना चाहिए ना। तो dy बाय dx एट x1 y1 शुड इक्वल टू कितना? 1। समझ में आता है ये? किसका dy बाय dx? तो y कौन है मेरे पास? x² बाय 4, तो डिफरेंशिएट कर दो 2x बाय 4, दैट वैल्यू शुड बी 1। तो x का वैल्यू कितना आया? 2।
तो अगर मान लो ये पॉइंट P था, ये Q था, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2, सिंपल। तो x1 मतलब 2 हो गया, तो y1 का वैल्यू कितना, 2 स्क्वायर बाय 4, दैट इज 1। यही पे करेंगे ना, दूर जाने का जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया, क्या आया, 2,1। अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए दैट d, तो इट्स d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2,1 फ्रॉम द लाइन। तो अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस ही चाहिए तो मैं निकाल सकता हूं। तो d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2,1 फ्रॉम द लाइन y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते आता है, क्या आता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2,1 का इधर से डिस्टेंस पॉइंट पुट कर देना इधर, 1 माइनस 2 प्लस 4 बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 का मॉड, कितना बचा ये, 3 बाय रूट 2। ओ, तो डिस्टेंस इज 3 बाय रूट 2। क्यों निकालना है, तो क्यों कैसे निकाल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P ऑन लाइन y इज इक्वल टू या y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते आता है, फॉर्मूला पढ़ा था। याद आ रहा है कि नहीं कुछ, हाँ, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लेते हैं, तुम लोगों ने निकाला, अरे क्यों आया कि नहीं किसी का, हाँ देख लेते हैं, x माइनस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P कौन था भाई, 2,1, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला याद है, x माइनस 2 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हाँ, x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, 1 माइनस 2 प्लस 4 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। नॉर्मल निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, ये लाइन का इक्वेशन लिख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक ही बात है, वो तो क्या फर्क पड़ता है। तो क्या है, 4 और 1 5, 5 माइनस 2, सही से भी निकाल लो यार, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 इज, 5 माइनस 2 कितना उधर है, 3 बाय 2। तो x माइनस 2 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। तो x का वैल्यू आ गया 3 बाय 2 प्लस 2, और y का वैल्यू आ गया 1 माइनस 3 बाय 2, 7 बाय 2 और माइनस है, हाँ, कहीं से भी निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आता ही है ना अपने को, समझ में आया ये, हाँ, नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, ये कौन है, सर्कल दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0। सेंटर क्या है इसका, 7,0। चाहो तो रेडियस निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 7 स्क्वायर माइनस 40, 3 ना, सही लिखा है क्या, करेक्ट। तो एक्चुअली ये क्या चीज है आपके पास, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा बनता है, ठीक है। दूसरा सर्कल का सेंटर इज 7,0 और रेडियस इज 3, तो ऐसा सर्कल बना है। तो सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ना, तो एक्चुअली यहां पे ऐसा कुछ रहेगा क्या, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये नॉर्मल 7,0 से पास होना चाहिए, तो हमें डिस्टेंस ही निकालनी है। तो ये पॉइंट अगर मिल जाए तो फिर इसमें से r माइनस कर दूंगा, राइट। तो एक्चुअली इस पॉइंट का नॉर्मल लिखना है, कोई भी पॉइंट सपोज कर लूं मैं, तो अगर ये x1, y1 मैंने
पैराबोला के ऊपर ले लिया। तो पहला कंडीशन तो y1 का वैल्यू कितना है, अरे डायरेक्ट पुट करेंगे ना, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। एक तो ये इक्वेशन आ गई। नाउ अभी बात करते हैं टेंजेंट की और स्लोप की और वो सब। हाँ, तो अभी पहले निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू 4। तो y डैश का वैल्यू 2 बाय y और एक एट अ पॉइंट y1 इट विल बी 2 बाय y1। तो बताओ m नॉर्मल क्या आएगा, माइनस y1 बाय 2। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन ना। अब या तो पूरा नॉर्मल का इक्वेशन लिखो और यहां से पास कराओ, या फिर इधर का m डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, x1 y1 और 7,0 को यूज करके, और उसको कंपेयर कर देंगे। तो अगर ये m है तो दैट m इज y1 माइनस 0 बाय x1 माइनस 7, y1 माइनस 0 बाय x1 माइनस 7, एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू माइनस y1 बाय 2। और x1 का वैल्यू क्या है, ये यहां से x1 का वैल्यू है क्या मेरे पास, हाँ, बट x1 इज y1 स्क्वायर बाय 4। सो बस यहां पे पुट कर दो। तो y1 बाय y1 स्क्वायर बाय 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस y1 बाय 2। एक तो y1 कैंसिल, हाँ, क्योंकि वो यहां से आएगा भी जीरो वाला y, ठीक है। तो एक जीरो हो गया। दूसरा वाला क्या बचा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर बाय 4 माइनस 7। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हुआ ये, 7 माइनस 2 कितना होता है भाई, 5 y1 स्क्वायर बाय 4। तो y1 का वैल्यू मिल गया क्या, प्लस माइनस 2 रूट 5। तो x1 का वैल्यू भी मिला क्या, y1 का स्क्वायर, y1 स्क्वायर इज 5 इंटू 4, तो x1 इज 5। तो डिस्टेंस मिल गया, मतलब पॉइंट क्या मिला, 5 कॉमा एक ऊपर आएगा और एक नीचे भी आएगा। तो 5 कॉमा 2 रूट 5 और 5 कॉमा माइनस 2 रूट 5। अभी तो डिस्टेंस निकाल लोगे ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। हाँ, अभी सॉल्व कर लेना। टेंजेंट नॉर्मल का सिर्फ एक सेक्शन बचा हुआ है, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, उसको छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। मॉड्यूल में पहला डीपीपी आई थिंक रेड मेजरमेंट होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।